टॉपिक्स हैं अलग अलग, वो पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ, नाम से ही पता चल रहा है ना कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। किसी भी दो एटम के बीच में जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी रचे, बॉन्ड लेंथ बोलें। गुड इवनिंग बेटा, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपको बोला HCl है, ठीक है। अब HCl की बॉन्ड लेंथ क्या, मतलब बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, तो कहता जी देखो एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के ऑर्बिटल होती है s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का एटम है। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, क्लोरीन का एटम, और ये हमें पता आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम, शेयरिंग करेंगे तो एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये कहेगा जब आपके पास कोई भी दो सेंटर एटम है, कोई भी आपके पास एटम है ना, उन दोनों का डिस्टेंस जो हम 10th उसमें +1 में भी पढ़ा था ना 3rd चैप्टर में, इन दोनों का सेंटर ऑफ डिस्टेंस, जो न्यूक्लियाई हैं उनके सेंटर ऑफ डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। कोई भी दो एटम है उनके जो हाफ ऑफ न्यूक्लियाई का डिस्टेंस क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है। फिर इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर आएंगे। साइज कम होगा ज्यादा होगा हमें क्या पता चलेगा। अब कहते हैं जैसे साइज ऑफ एटम, एक बार वर्ड आएगा साइज ऑफ एटम, ये फैक्टर अफेक्टिंग है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, मतलब कौन कौन से वो फैक्टर होंगे रजे जो आपकी बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेंगे। मतलब कौन से जो फैक्टर है इसमें बॉन्ड लेंथ कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, सेम रहेगी नहीं रहेगी, वो सब पूछेगा आपसे कि आपको फैक्टर बताना है जिससे बॉन्ड लेंथ है जो उसके ऊपर क्या आता है रजे, इफेक्ट आएगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम कहता है अगर आपके पास कोई भी दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करना है तो उसकी एटम के साइज पता होना चाहिए। आपको उसके एटम का साइज पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा हम अलग अलग बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इसको छोड़ के ये हमको अब कर देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक होता है HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr और HI, ये चार टाइप के क्या है आपके पास। इसको इन चारों को ना मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ये चारों, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड और हाइड्रोआयोडाइड। चलो जी ठीक है। अब इसे सुना जी, आपसे कोई जैसे क्वेश्चन MCQ में पूछ लिया इसमें से सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ बताओ, विच इज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ अमंग ऑल दीज फोर, चारों में से सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। या आपसे पूछे चारों में से सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बताइए जी। तो आप कैसे बताओगे वैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको जो समझ में आना चाहिए। अब आप देखो पहले तो इस हाइड्रोजन को भूल जाओ, इसको देखो ध्यान से। कहता है कि आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हमें ये भी पता होगा कि आपके पास जो सबसे ऊपर ग्रुप रखा है फ्लोरीन, उसका साइज छोटा है। नीचे जाते हैं तो हमेशा एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज करती है। हमेशा एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज। तो मैं बोलूंगा ना कि फ्लोरीन का एटम का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और ज्यादा बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा। क्या ये बात ठीक है, ठीक। अब यहां पर दूसरा हमें किससे मेजर करना है, हाइड्रोजन से। अब देखो सभी में हाइड्रोजन कॉमन है, सभी में हाइड्रोजन कॉमन है, तो यानी कि हाइड्रोजन का साइज तो सेम है, लेकिन हेलोजन का साइज हर बार डिफरेंट डिफरेंट है। तो बॉन्ड लेंथ क्या सेम आएगी कि अलग हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ अलग ही आएगी। और कैसे आएगी वो देखिए। जैसे सपोज कीजिए
मैं इसको अलग से दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये आपके हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा है आपके पास फ्लोरीन का एटम। ठीक है, ये आपके फ्लोरीन का एटम का साइज इतना है। दोबारा नीचे आ जाए, हाइड्रोजन का साइज मैं उतना ही बनाता हूं, लेकिन सुनना ध्यान से, फ्लोरीन का साइज इतना है तो हमें पता है क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा होता है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूंगा जी। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका Cl हो गया। फिर ऐसे ही ये हाइड्रोजन का साइज उतना ही रहेगा सेम, लेकिन ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से भी बड़ा होता है, तो मैं इसको और बड़ा बना दूंगा जी। ठीक, ऐसे ही आयोडीन, हाइड्रोजन का साइज तो उतना ही रहेगा, लेकिन आप देखो आयोडीन का साइज ब्रोमीन से भी बड़ा होता है, तो उसका साइज क्या होगा, और भी बड़ा। ठीक है, तो अब देखो जी आपके पास ये 4 कंडीशंस आ गई। अब इन चारों एटम के अंदर आपको क्या पता करना था, आपको देखना था एटॉमिक रेडियस पता करना है, बॉन्ड लेंथ पता करनी है। तो हमेशा कैसे देख सकते हैं, दोनों एटम के बिल्कुल सेंटर जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से मेजर करो। इसका एटम का सेंटर ये होगा, इसके एटम का सेंटर ये होगा, इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे, इसके सेंटर का और इसके सेंटर का दोनों का डिस्टेंस, इसके सेंटर का और यहां पर सेंटर का डिस्टेंस, और यहां पर भी सेम। अब आप थोड़ा सा खुद देखो रजे कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो साफ दिखाई दे रहा है ना जी, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। HI की बॉन्ड लेंथ क्या होगी रजे, सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि कहते हैं हाइड्रोजन के बिहाफ पर हम बॉन्ड लेंथ को नहीं डिसाइड करें, क्योंकि हाइड्रोजन हर केस में सेम है। हम किसके बिहाफ पर अलग करेंगे, हम हैलोजन एटम के बिहाफ पर अलग करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन का साइज थोड़ा उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, और आयोडीन का उससे भी बड़ा। तो जिससे जैसे एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो देखो आपकी बॉन्ड लेंथ भी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। इसलिए HF का साइज है वो छोटा होता है, Cl का थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन का सबसे लास्ट उससे भी बड़ा, और आयोडीन का सबसे लास्ट। ठीक है, तो ये इसके बॉन्ड लेंथ है। तो इससे फैक्टर में पता क्या चला रहे, कहते जी आपके एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, अगर आपके एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम। बोलो जी क्या ये बात समझ में आई सभी को। तो आपके पास एटम भी क्या होगा, ठीक है जी, एक तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बोलेगा रजे, दूसरा फैक्टर जो है वो है आपके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर है लेकिन बहुत ही काम के हैं, ये आपको आगे कंपटीशन में बहुत हेल्प देंगे और आगे भी नॉलेज में। मल्टीप्लाइंग ऑफ या मल्टीप्लिसिटी कर लो, ऑफ बॉन्ड। याद करो आपको 10th में एक वर्ड बोलते थे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है रजी, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये होगा कि जिस एटम के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कि कोई भी कंपाउंड या तो डबल बॉन्ड बना रहा है या वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक से ज्यादा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा बनाने वाले बॉन्ड को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। इसमें अब आपके पास एटम साइज देख लिया, अब साइज सेम रहेगा। सपोज कीजिए आपके पास 3 ऑप्शन है, एक ए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और सी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। 3 ही होते हैं किसी भी एटम के बीच में, वो 2 एटम के बीच में 3 ही बॉन्ड मैक्सिमम होता है। तो कहता है देखा देखिए, कहता है एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड, यानी अब नंबर ऑफ एटम सेम है या साइज ऑफ एटम वो सेम है। तो अब साइज ऑफ एटम के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकते। तो अब क्या देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ पर एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, साइज भी सेम है, तो अब क्या अलग किसके भी यहाँ पर बताओगे, तो आप देखोगे जी यहाँ पर ना बॉन्डिंग अलग है। 2 कार्बन के एटम के बीच में 1 बॉन्ड है, दूसरे वाले में 2 बॉन्ड है, और तीसरे वाले में 3 बॉन्ड होते हैं।
तब इसमें बोलेगा क्या, कहता जी आपके पास हमेशा ध्यान रखना इसमें सिंपल सी बात, सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है ना, सिंगल बॉन्ड लार्जर देन डबल एंड डबल बॉन्ड लार्जर देन ट्रिपल। ये बात आपने याद रखनी है लाइन, हमेशा बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है, डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड वाले की और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है बच्चे कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अगर एक पाई बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, और एक पाई बॉन्ड और आएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी और कम हो जाती है। ठीक है, आपने इस बात का जरूर ध्यान देना है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, मतलब तो थोड़ा और एडवांस कंपटीशन लेवल पे लेके चलता हूँ, ऐसा हुआ क्यों, कैसे पता चलेगा। देखो ध्यान से, कहता आपके पास जब आप सिग्मा बॉन्ड सिंपल सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ध्यान से सुनना ये बात। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, या तो एस और एस ऑर्बिटल आपस में कंपेयर करें, या आपके पास एस और पीजेड आपस में कंपेयर करें, या आपके पास पीजेड और पीजेड आपस में ओवरलैप करें। ये है, इन तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा रजे, कि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा तो हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप कर रहा है, कौन सी ओवरलैपिंग होती है, बोलेंगे लीनियर ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग, ये वर्ड याद रखना, छोटे छोटे बहुत काम के हैं। सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग होती है। लीनियर इन द सेंस क्या हुआ, कहते हैं देखो ये आपके पास एस और एस ऑर्बिटल आपस में कंपेयर कर रहा है, एस और पीजेड और पीजेड और पीजेड, तो एक लाइन में बॉन्ड बन रहा है। जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक लाइन के अंदर हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। एक, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है ना, अब पाई बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, हमें पता है जी ऐसे बनेगा। ये दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मुझे इनको ओवरलैप कराना है तो ये थोड़ा सा क्या होगा रजे, ये ना थोड़ा सा इसको टिल्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें हमेशा बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड की कंपैरेटिवली शॉर्ट हो जाता है। इसमें जो आपका बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड की कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिल्ट होता है। थोड़ा समझना, मान लीजिए अब जैसे सिग्मा बॉन्ड तो बिल्कुल लीनियर बना, ये आपका सिग्मा है, लेकिन पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग आपको पता है ऐसे होती है, एक वाई ऑर्बिटल होता तो थोड़ा सा और वो झुक जाता, झुकने की जैसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाता है, और ये होता है पाई बॉन्ड। ऐसे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बनाना शेप के अंदर आ जाता है। इस वजह से पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो पाई बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन दो बातों का, कि सिग्मा बॉन्ड लेंथ की जो बॉन्ड है वो बड़े होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, कहते हैं इसमें तो दो पाई होते हैं, दो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, छोटे, सबसे छोटे ट्रिपल बॉन्ड, उससे थोड़े लार्ज डबल बॉन्ड, और सबसे बड़े कौन होते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। तो दूसरे भी यहां पर बोलेंगे मल्टीपल ऑफ बॉन्ड के हिसाब से भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये रह जाएगा जी। एक इसमें है रहे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये अभी हम आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। जब ये हो जाएगा तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी करवाने का कोई तुक नहीं है उनका। अच्छा जी, इसमें एक चीज और आपको करवानी थी मैंने ओवरलैपिंग के अंदर।
ये आपका बोन लेंथ हो गया रजी। इसी में ही आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग से एक बेसिक के लिए कुछ करवाता हूं आपको। कहता आपके पास हमने, देखो ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा ओवरलैपिंग एफ एफ की होती है, एफ पी जेड की होती है, पी जेड की होती है। दूसरा पी एक्स और पी एक्स भी आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे सब में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। दूसरा ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी, पी वाई और पी वाई भी ज्वाइन करते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, और ये सब क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये तीनों क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर आपके दिमाग में एक बात आ रही थी कि बाकी के कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन रहे, हमारे पास बाकी के कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन रहे, वो भी तो बना सकते हैं ना। तो कहते जी इससे क्यों नहीं बनते, तो कहते जी आप देखो, जो ये कॉम्बिनेशन बने हैं हमारे पास उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये जो पांचों कंडीशन है ना, 1 2 3, 3 2 और 1, 4 और 5, ये पांच ही जो आपके पास ओवरलैप है इनके थ्रू ही बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग। फिर कहता है इसके अलावा कोई ओवरलैपिंग हो सकती है, कहते जी हम बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। कहते क्यों पॉसिबल नहीं है, कर तो सकते ही थे हम, तो वो पॉसिबल क्यों नहीं हुआ। तो कहते जी देखो कैसे पॉसिबल नहीं हुआ। कहते जी आपके पास जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल ना, इसको आपने पी एक्स से या आपने इसको पी वाई से क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इसको जोड़ सकते हम। देखो ये वाला इसका पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मान लीजिए, ये पी वाई और ये पी एक्स। अब देखो पी जेड में ध्यान दो, यहां पर इसका ये वाला लॉब इससे कनेक्टेड है, तो लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। बट यहां पर इसका ये जुड़ जाएगा ऐसे, इसको थोड़ा सा और ऐसे दिखा दो कि तो ऐसे बना, तो इसमें तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा ही नहीं कुछ भी, तो ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। ऐसे ही वाई वाला भी, तो कहते हैं इसकी जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपस में कनेक्टेड ही नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई बॉन्ड बनने के चांसेस ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो ओवरलैपिंग। तो कभी भी आप देखना एफ के साथ कभी भी पी एक्स और पी वाई आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, इसलिए इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे रजी हम, जीरो ओवरलैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरा होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, इसमें क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब ये नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है, कुछ नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा पार्ट है। मान लीजिए आपको अभी कहते देखो ये एक्स एक्स कैसे जुड़े हुए हैं, हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव सेम है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो एक पी एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ूंगा और दूसरे का पी एक्स का नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ूंगा, तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा, कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा, एनर्जी डिक्रीज ही होगी। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आप दूसरा का भी कर सकते हो, वाई का भी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग। कहते जी आपस में कंबाइन ही नहीं करेंगे, एक का पार्ट पॉजिटिव एक का नेगेटिव, कैसे कंबाइन कर देगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, आपके पास नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास इसमें भी सेम ही होता है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, इसमें हमेशा ही होगा, इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो करके ये बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर एस और पी जेड में भी नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, एस और पी जेड में भी नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे, कहता है सपोज कर दिया आपके पास ये पॉजिटिव पार्ट है और यहां पर नेगेटिव पार्ट जोड़ दो आप पी जेड का, तो अब भी क्या हुआ, कहता जी ये तो बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते जी बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप करने के लिए दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है, दोनों लोब का पॉजिटिव पॉजिटिव से मिले और नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगी,
तब जाके आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आप एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव बनाओगे तो उसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, और अगर आपके पास एक s ऑर्बिटल p x से या p y से जुड़ेगा तो उसको जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। यहाँ कम से कम उल्टा कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, जुड़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें एनर्जी लूज हो जाएगी, तो वहां तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये पूरा कंफर्म था आपके पास, पूरा का पूरा पार्ट कि पॉजिटिव और सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, फिर आएगा जी आपके पास बॉन्ड एनर्जी। ये भी अच्छा टॉपिक है। ये बॉन्ड लेंथ के बाद दूसरा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब ये क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 mole of bond at a particular type to separate into the gaseous atom। किसी भी एक एटम को, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। वो क्या होती है? उसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कोई भी एक बॉन्ड है आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड, कहता है उस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल, कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होगी उसको हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये कहीं कहीं वर्ड आता है बॉन्ड इंथैल्पी, तो एक ही मतलब होता है। ठीक है, एक होता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी रखी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। अब फिर इसमें भी सेम फैक्टर आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। कहते कौन कौन से फैक्टर हैं जी जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? तो पहला तो होता है साइज ऑफ एटम। पहला हम क्या बोलेंगे? साइज ऑफ एटम। पहला साइज ऑफ एटम। अब इसमें क्या है? तो इसमें बोलेगा जी आपके पास, कहता है आपके पास साइज देख लो जी, साइज के बिहाव पर भी आप तोड़ सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है और किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछेगा तो HF की बॉन्ड लेंथ इतनी मान लेते हैं, मैं बॉन्ड लेंथ के हिसाब से लिख रहा हूं जिसको, और HBr की थोड़ी सी ज्यादा और HI की उससे भी ज्यादा, ऐसे लिखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एटम्स के हिसाब से बराबर चलती है। तो HF की बॉन्ड लेंथ, दोनों एटम छोटे छोटे होते हैं, बॉन्ड लेंथ कम नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमने इसी को इस हिसाब से लिख के दिखा दिया, HF, HCl, HBr और HI। अब आपके पास ये 3-4 एटम है रजी, आपसे ये पूछा गया कि इन चारों एटम को आपने तोड़ना है, ठीक है, और आपको ये बताना है इन चारों में से तोड़ने के दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी लगेगी और सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी, बस इतना बताना आपको। ठीक है, तो साइज के बिहार पर हमेशा हमें पता ही है कि कोई भी एटम का साइज इतना छोटा होता है, किसी भी एटम का साइज इतना छोटा होता है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे सपोज करो ये आपके पास मार्कर है, ये इसका कैप है, तो अगर इसको तोड़ने की बात करेंगे तो जल्दी कौन टूटेगा? बहुत इजीली बता देंगे, जो चीज जितनी बड़ी लेंथ की होगी ना ये मार्कर जल्दी टूट जाएगा एज कंपेयर इस कैप की। क्यों? क्योंकि इस कैप की लेंथ क्या है? छोटी, कैप मार्कर उसकी लेंथ क्या है? बड़ी। इसलिए बोलेंगे जितना साइज बड़ा होता है ना जी वो उतना जल्दी ब्रेक हो जाता है, और जितना साइज छोटा होता है उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगती है। तो यहां देख के बता सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लूं कि मैं कहता हूं कि मुझे हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी चाहिए 100 जूल, तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 100 जूल से कम की ज्यादा? तो साइज लेंथ ज्यादा है तो कम ही लगेगी ना। तो मैं कहता हूं इसके लिए 80 जूल एनर्जी चाहिए, इसके लिए
60 जूल से ही काम चल जाएगा, इसके लिए तो मैं 40 जूल के अंदर इसको तोड़ दूंगा। तो इससे दिखाई दे रहा है ना जी, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, वो जल्दी टूट जाएगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और जितना साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड एनर्जी है वो उतनी क्या होगी रजे, ज्यादा होगी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। तो ये है आपके पास पहला फैक्टर कि कैसे आप साइज के अकॉर्डिंग बताएंगे जो आपके पास अलग अलग फैक्टर है। दूसरा भी वही फैक्टर सेम, मल्टीपल सिटी ऑफ एटम। कहते जी बॉन्ड के बिहाफ पर भी आप कैसे बताओगे किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किसकी बॉन्ड लेंथ कम, वो कैसे पता चलेगा? तो कहता जी आपको पता कैसे चलेगा, सेम पहले वाला एग्जांपल ही लेके देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास वही सेम, पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ए बी और सी। तो आपसे पूछेगा बताओ इन तीनों बॉन्ड कंपाउंड में से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम? तो क्या बताएंगे जी, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और किसको कम? देखो, आपने बचपन में कहानी सुनी थी ना कि एक लकड़ी को तोड़ना तो आसान होता है, अगर अब लेकिन उससे ज्यादा वाली लकड़ियों को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल। तो एक लकड़ी कौन है, सिंगल बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा जोर ज्यादा लगेगा, और 3 लकड़ी अगर होंगी तो और भी जोर ज्यादा लगता है। तो वही सेम पैटर्न है कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम, तो इसमें बोल कि इसकी अगर मान लो 40 जूल एनर्जी लगेगी, तो इसमें कितना लगेगा 80, और इसमें कितना लगेगा 120 जूल एनर्जी। ठीक है, तो हाँ, ये कभी नहीं है कि मैंने यहाँ पर देखो उसको डबल कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपनी अपनी एनर्जी, तो इसका मैंने लेट वैल्यू लिखी है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एनर्जी कम लगेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में उससे भी ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड, यहाँ फैक्टर क्या निकल के आया है आपके सामने, क्या एक कंक्लूजन निकलेगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। ये ऐसे छोटे छोटे जो आपको मैं फॉर्मूले बना के देता हूं ना, ये कंपटीशन में काम आते हैं कि सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन निकले, आपका फटाफट पता चले बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पूछा है तो आपका आंसर फटाक से निकल जाए। ठीक है, तो ये फैक्टर, ऐसे क्वेश्चन ये आपको फॉर्मूले ऐसे बना के देता हूं तो वहां नहीं मिलेंगे बुक के अंदर आपको। तो सिंपल भाषा में बोले, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होती है। अच्छा जी, और इसमें क्या है, नेक्स्ट है आपके पास जो थर्ड टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल। थर्ड क्या है, बॉन्ड एंगल। अब ये क्या होता है, कहता जी आपके पास हर कोई दुनिया में हर एट द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इज नोन एज ए बॉन्ड एंगल। अभी हमने थोड़े दिन पहले वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने जैसे पढ़ा था रचे कि आपके पास BEH है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ ये होती है। आपके पास अगर BF3 था तो उसमें ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर थी और हमेशा बॉन्ड ऐसे ही होंगे। टेट्राहेड्रल था तो बॉन्ड एंगल हमेशा ऐसा होगा, है ना। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 के लिए, AB5 के लिए ऐसा था। एक हेक्सागोनल भी था हमारे पास, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि 6 मॉलिक्यूल बनाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ ऐसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर ये थी। ये तो आपके पास मैंने 5 कंपाउंड रखे थे, एक AB2 वाला है, ये AB3 वाला था, AB4 वाला, AB5 और AB6, सबके अपने अपने नाम थे। ठीक है, लेकिन आप जब हम कोई भी कंपाउंड देते हैं, CH4 मीथेन है, तब उसको हर कोई एलिमेंट क्या है,
एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, फिक्स होता है उनका एंगल, हमेशा मॉलिक्यूल वहीं रहेगा। तो कहता है देखो जब ये मॉलिक्यूल अपने साइड में दूर दूर एडजस्ट हैं तो इनका कोई ना कोई एंगल भी तो होता होगा, जैसे अभी BH2 ले लो, अब इसके दो एटम के बीच में भी कोई एंगल होता होगा, इसका एंगल फिक्स है हमेशा 180। अब ये भी BF3 देखो, ये सब अलग अलग एंगल में है तो किसी दो एटम के बीच एंगल जरूर होगा ना, इनका एंगल 120 होता है, हमेशा फिक्स है, ये आगे भी पढ़ेंगे इसको हम। और इसके हाइड्रोजन का भी एंगल जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसका एंगल होता है 109.28 डिग्री। ऐसे इनका भी होता है, आपको बताया था ये इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में भी होते हैं ना, याद रखना इसको हमेशा। तो इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल होता है 120, ठीक है, एक उसका, और इसका पूरे का एक्सियल में ऊपर कितना होगा पूरा 180। यहां इस सभी का एंगल 90 डिग्री होता है, सभी एटम का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो सिंपल बोलेगा रहे, कोई भी दुनिया की कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें एटम सारे के सारे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अरेंज होते हैं, तो उन एटम्स के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड जो मी मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, उनके बिटवीन कोई ना कोई एंगल तो होगा ही होगा ना। तो उसी एंगल को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं, कि आपके पास पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू जो भी एंगल बनेगा मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये सारी स्ट्रक्चर्स के एंगल फिक्स होते हैं, सभी के, ये क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं, सारे सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होते हैं। तो इनके एंगल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, हम अपनी मर्जी से इनको एंगल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अब ये AB2 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल है ना, उन सबका हमेशा 180 एंगल होगा। AB3 वाले जो हैं उन सबका एंगल क्या होगा, 120 होगा। अगर आपके पास AB4 वाले हैं तो उनका हर किसी का एंगल 109.28 होगा। AB5 वालों का इक्वेटोरियल का एंगल 120 और एक्सियल का एंगल 180 होगा। जितने भी AB6 वाले हैं उन सब का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये होता है कि आपके पास दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर में एक अलग अलग एंगल में प्रेजेंट होते हैं, और उन सभी के बीच का एंगल कुछ ना कुछ जरूर होगा, और उसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड एंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है वो आगे वो थोड़े बहुत चेंज भी हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था जी आपका बॉन्ड एंगल। कितने मिनट रह गए देखना इसको एक बारी, टू 3 मिनट रह गए। चलो मैं इसको मीटिंग ऑफ करके ना एक बार दोबारा रिज्वाइन करवाता हूँ, फिर एक टॉपिक करवा के फिर खत्म करते हैं इसको। महिमा करेगी।
मैं आगे क्या महिमा की क्या बच्चों, बोलो जल्दी स्टार्ट करो फिर मैं। ओहो, एक तो ये बच्चे गायब भी बहुत होते हैं यार। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक है जी नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी दोबारा एक टॉपिक में आया, सुन लो। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कहते जी आपके पास पोलर बॉन्ड कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, आपको वो बताना है। हमने पढ़ा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। दोबारा सुन लीजिए, एक है जैसे सपोज ये HCl, H2O, ठीक है, और कौन हो सकता है आपके पास NH3। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, ये हमें पता है। ये सभी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इनमें ना दो टाइप के अलग अलग बॉन्ड है, एक अलग नेचर का है और दूसरे अलग नेचर के हैं। जैसे पहले HCl में देखो अलग अलग नेचर है, इनमें हमेशा एक फैक्टर जरूर रहेगा रजे, दो अलग अलग नेचर है तो दो अलग अलग एटम है तो उनका नेचर भी अलग होगा। और यहां हम नेचर की बात करते हैं तो वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आधी केमिस्ट्री जो है ना वो 50% केमिस्ट्री इसके ऊपर चलती रहती है, इसी के ऊपर, इस एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस वर्ड को ध्यान रखा करो कि कौन सा किसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या है देखो, आपके पास बोलेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है ना, उसकी पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा होती है, चाहे उसमें शेयर पेयर है। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने पहले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली कि हाँ भाई यहाँ पर दोनों मिलजुल के काम करेंगे, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, इसको आप हाई पावर से मान के चलो भी डेली लाइफ में कि इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बहुत अमीर आदमी, पावरफुल आदमी है ये, ठीक है। तो हमें पता जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाएगा, साथ में पार्टनरशिप के वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा और भाग जाएगा। तो अब जब ये भाग जाएगा रचित, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड रहेगा? कहता नहीं, ये तो भाग ही गया। तो देखो इसके पास क्या बचा, कहता जी इसके तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इसके इलेक्ट्रॉन इसको तो डबल मिले हैं, खुद का भी और अगले का भी, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब नेगेटिव। तो जब भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमेशा वो क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो ये हमेशा क्या, किसके जैसे कैरेक्टर शो करेगा, आयंस के जैसे। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है, ठीक। ऐसे ये भी तो कर सकता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रो को भगा देगा, तो OH के ऊपर हमेशा नेगेटिव आता है और H के ऊपर पॉजिटिव आता है। ऐसे यहां पर भी हो सकता है, ये H नाइट्रोजन इसको भगा देगा तो NH2 के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कहता है जब भी आपके पास कोई कोवलेंट बॉन्ड जिसमें अलग अलग एटम आपस में जुड़े होंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी अलग होगी, जिससे उनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव आएगा ही आएगा। और जब ऐसा हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है, तो देखो उस टाइप के कंपाउंड को मैं क्या बोल सकता हूं, अब इनका नेचर क्या है, क्या ये पोलर नेचर के नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दे आर पोलर इन नेचर। आप सिंपली इनको भी बोल सकते हो, साफ पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव भी बोल दो, या ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और Cl पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दे आर द पोलर इन नेचर। ये सब क्या होंगे,
पोलर नेचर के होंगे रजी। दूसरी तरफ अगर ऐसा होता तो Cl2 क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ही बने हैं। लेकिन इनमें फर्क क्या है? कहते हैं इसमें जो पूरे कंपाउंड है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, सभी में एक ही टाइप का एटम मिलके बना हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, आपके पास क्लोरीन क्लोरीन में दोनों सेम ही है। जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इस क्लोरीन की है उतनी पावर खींचने की इस क्लोरीन की भी है। दोनों की जब पावर बराबर बराबर है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही लेके नहीं जाएगा तो किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ऐसे इन सभी के अंदर देखो सबके नंबर ऑफ एटम सेम है, तो सबके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा। और जब शिफ्ट ही नहीं होगा तो कोई पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और जब कोई चार्ज ही नहीं आएगा तो ये क्या बन जाएंगे? नॉन पोलर। ये क्या बन जाएंगे? नॉन पोलर बन जाएंगे। तो इसलिए बोलता रहे कोवलेंट कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें हमेशा दो टाइप के बनेंगे। या तो कंपाउंड में देखोगे दो अलग अलग नेचर की कंपाउंड एटम है, या उसमें सेम टाइप के एटम है। तो आपको दोनों दिखा दिए, HCl, H2O, NH3, देखो ये अलग अलग एटम्स है इसमें अंदर। तो ये पोलर नेचर के हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन अगर सेम एटम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच के नहीं लेके जा सकता है, इसलिए किसी पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? दे आर द नॉन पोलर इन नेचर। दे आर द नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर इन नेचर बोलेंगे। देखिए इससे हमें पता चलेगा कि आपका कंपाउंड पोलर नेचर का है कि नॉन पोलर नेचर। तो सिर्फ देख के ही अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी आपके पास टाइप ऑफ कंपाउंड। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे रजी। ठीक है, आप इतना पढ़िए, बाकी कल स्टार्ट करेंगे।